शोहर सुनार था। घर वापस आते हुए एक बैग लाता और उसे कोने वाली अलमारी में रखकर अलमारी पर ताला लगा देता और रात बार बार उठकर अलमारी को देखता। मैं पूछती तो घबरा कर कहता इसके अंदर कीमती सामान है, लेकिन मुझे भी अलमारी के पास न जाने देता। जब एक बार इस अलमारी का ताला खुला रह गया, मैं बंद करने लगी तो देखा अंदर रखा बैग हिल रहा था। मैंने जल्दी से तजस्सुस के मारे वो बैग निकाला, लेकिन जो ही उसे खोला सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि इसके अंदर शौहर ने मेरा नाम मुक़द्दस है। जब मैं पैदा हुई सबसे ज्यादा खुशी मेरे अब्बा को थी। उन्होंने मेरा नाम मुक़द्दस रखा। मेरे अब्बा एक स्कूल में चपरासी थे, लेकिन एक दिन घर वापस आते हुए एक तेज रफ्तार आती कार ने टक्कर मारी और मौके पर ही अब्बा की जान चली गई। गाड़ी वाले ने एक बार भी नहीं सोचा जिसको टक्कर मारकर वो भाग रहा है वो किसी का शौहर है, किसी का बाप होगा। पर कौन किसी की परवाह करता है इस दौर में, और सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। बाप का साया औलाद के लिए एक तहफ्फुज का साया होता है। जब बाप न रहे तो ठोकरें आपका मुकद्दर बन जाती हैं। कोई आकर पूछने वाला नहीं होता। सगे रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। भाई सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमता, घर न आता। अम्मा इसको ढूंढकर घर लाती, वो किसी की नहीं सुनता। और एक दिन अम्मा के सोने की बालियां जो किसी जमाने में उन्होंने बनाई, पर जैसे मैं पैदा हुई अम्मा ने उतार कर रख दी कि मेरी बेटी के काम आएंगी। एक दिन भाई बालियां चुरा कर ले गया। शाम को अम्मा ने देखा तो वो बालियां वहां नहीं थी। अम्मा और मैंने सारा घर छान मारा और अम्मा को यकीन हो गया कि भाई ने चोरी की है, क्योंकि वो पहले भी घर से चीजें चोरी किया करता था। अम्मा रोती रही, कितने अच्छे बाप का बेटा और कैसे काम शुरू कर दिए। शाम को भाई घर आया, इसके पास न्यू मोबाइल था। अम्मा ने पूछा कहाँ से लिया, तो उसने कहा दोस्त ने गिफ्ट किया है। इस दिन अम्मा ने भाई को बहुत मारा और वो गुस्सा होकर घर से चला गया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अब कॉलेज जाना चाहती थी, पर घर के हालात की वजह से पढ़ाई जारी न रख सकी। मुझे लोगों की पहचान नहीं थी, पर कहते हैं जब आपको जमाने की ठोकरें लगें तब आपको लोगों की पहचान हो जाया करती है। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है जो हमें जिंदगी के बहुत बड़े से सबक सिखा देता है। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी। पहले भी देती थी, पर अब ज्यादा देने लगी। मेरी तालीम मैट्रिक थी। मैंने सोचा ट्यूशन के पैसों से अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर लूंगी, पर गरीब लड़कियों के ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाया करते हैं। मैं अब मोहल्ले से बाहर भी बच्चों को पढ़ाने जाने लगी, लेकिन इतने पैसों से बस घर चलता था। भाई घर से निकला था, 4-5 माह हो गए थे, लेकिन वो वापस घर नहीं आया। अम्मा कई बार उसके पास गई कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर गुस्से में कुछ कह दिया तो इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। हालात खराब हैं, हम माँ बेटी का तुम्हारे सिवा कौन है। पर वो घर नहीं आता, बाहर दोस्तों के साथ बैठा रहता और अम्मा उसकी राह तकती रहती, रोती रहती। कई दिन खाना न खाती, पर अब शायद अम्मा को सब्र आ गया था, या शायद ये था कि चलो जहां भी है खुश है। अम्मा कहती कभी तो इंसान बनकर लौट आएगा। मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर बाप की कमी महसूस हुई। हर बार सोचा काश भाई सब संभाल लेता तो आज हमारी जिंदगी ऐसी ना होती, पर वो बाहर फिरता रहता, उसे हमारी कोई परवाह नहीं थी। जब आपके सगे रिश्ते इतने बेहिस हों तो आपका दिल उनसे उचाट हो जाता है। वो कुछ भी कर लें, कभी दोबारा हमारी नजरों में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो कभी पहले हुआ करता था। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस आ रही थी तो भाई ने मेरा रास्ता रोका और मुझसे पैसे मांगने लगा। जब इनकार किया तो मुझसे मेरा पर्स छीन लिया और सारे पैसे निकाल लिए। भाई से बहुत कहा अम्मा बीमार रहती हैं, आपको तो कोई फिक्र नहीं, अब ये पैसे भी मुझसे ले लिए तो हम माँ बेटी कैसे गुजारा करेंगी। भाई ने पैसे निकालकर पर्स मेरे मुंह पर मारा और चला गया। मैं रोती घर आई। अम्मा को आकर बताया कि आपके बेटे ने मेरे पैसे छीन लिए हैं। बजाय भाई को कुछ कहने के कहती चलो कोई नहीं, भाई है तुम्हारा, हो सकता है उसे जरूरत हो पैसों की, तुम जहां जाती हो उनसे मजीद पैसे उधार मांग लेना, मेरी दवाई भी खत्म होने वाली है। मैं उस दिन कमरा बंद करके खूब रोई थी। अम्मा ने बजाय मेरा साथ देने के फिर से अपने बेटे की तरफदारी की थी। मैं सारा दिन इन चंद पैसों के लिए जलील होती हूँ और किसी को भी कदर नहीं। जब छोटी थी तब भी अम्मा मुझसे चीज लेकर भाई को दे देती, कहती बड़ा भाई है तुम्हारा, और तब अब्बा बहुत कहते एक दिन यही बेटा तुझे बेघर करेगा, इसको तुम खुद अपने हाथों से बिगाड़ रही हो, इस पर जिम्मेदारी डालो, इसे एहसास दिलाओ। पर अम्मा कह देती अभी इसकी उम्र ही क्या है, जब वक्त आया तो खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएगा।
माएं बड़ी दुआओं मंतों से बेटे मांगती हैं, चाहे वो बड़ा होकर आपको ही दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे। रिश्ते अपने हो या गैर, अगर इनमें एहसास हो तो बहुत कीमती होते हैं। एक दिन मैं जैसे घर आई तो अम्मा बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। कभी भागकर घर से बाहर देखती कि कोई मदद कर दे और कभी अम्मा की तरफ आती। जैसे तैसे करके अम्मा को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ टेस्ट लिख कर दिए। जितने पैसे पास थे सब लग गए और अम्मा की दवाई लेकर घर आ गई। मुझे अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही थी, पर जीना पड़ता है, चाहे रोकर चाहे हंसकर। अम्मा की तबीयत का सुनकर भी भाई घर नहीं आया था और हमारे रिश्तेदार वो तो ना होने के बराबर थे। ट्यूशन के पैसों से कुछ नहीं बन रहा था। मैं 1 घंटा पहले घर से पैदल निकलती ताकि मुझे रिक्शा न लेना पड़े और पैसे बच जाएं। मैं थक जाती, पर मुझे जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलाना था और मैं खुद को घसीटती जा रही थी, जिसमें अक्सर मैं खुद जख्मी हो जाती। यहाँ ट्यूशन जाती थी, वहाँ पढ़ाना मेरी मजबूरी थी, और जब आपको मजबूरी हो तो लोग फायदा उठाते हैं। मेरी गरीबी का, मजबूरी का इस घर के मालिक ने फायदा उठाना चाहा और मैं इसके सर पर गुलदान मार कर आ गई। दिल करता मैं खुद को खत्म कर लूं या कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई भी ना हो, किसी की कोई आवाज मेरा पीछा न करे, पर ऐसा नहीं हो सकता था। मेरे ऊपर मेरी माँ की जिम्मेदारी थी, मुझे उनके लिए जीना था। पता नहीं लोग ऐसे क्यों होते हैं, इतने हवस परस्त। इनका दिल एक पल के लिए भी नहीं डरता कि जो कुछ कर रहे हैं हमारा रब देख रहा है। एक लड़की के लिए घर से बाहर निकलना, कमाना आसान नहीं होता। बहुत कुछ चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता है। अब हर रोज मुख्तलिफ घरों के चक्कर लगाते। 1-2 घरों में बच्चों की ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिल गया, पर फीस कम दे रहे थे। मेरे लिए ये भी गनीमत थी। मुझे 4 साल हो चुके थे मैट्रिक किए हुए। सोचा था ट्यूशन की फीस से किताबें ले लूंगी, पर अम्मा की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिस पर चलकर अपनी गुर्बत को खत्म कर सकती। एक दिन अपनी दोस्त के घर गई कि उसके पास बहुत सी औरतें कपड़े सिलाई करवाने आती हैं। इसकी अम्मा और बहनें सब मिलकर अच्छा सिलाई सेंटर चला रही थीं। उससे कहा कि जो औरतें आती हैं, अगर तुम इनको कह दो कि अपने बच्चे मेरे पास भेज दिया करें ट्यूशन के लिए। पर वो तो बदली हुई थी। उसने ना मुझे अंदर आने का कहा और ना मेरी बात सुनी, बल्कि मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन एक चीज जो मेरे जहन में क्लिक हुई थी, वो छोटी छोटी बालियां थी जो मेरी माँ की मेहनत की थी, लेकिन इसके पास कैसे आई। पर सोचा हो सकता है इसने खुद बना ली हो। आखिर को अच्छा खासा कमा रही है। अपनी सोचों को झटकती घर पहुंच चुकी थी। हर रोज ऐसे ही गुजर जाता। मुझे कुछ करना था जिससे अपने हालात को बदल सकती। अम्मा मुझे कहती, तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, और रोने लगती। मैं उनको हौसला देती कि अम्मा आपके पास हूं और हमेशा रहूंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अम्मा कहती, कल को तुम्हारी शादी भी तो करनी है, आखिर कब तक मेरे लिए शादी नहीं करोगी। लड़कियों के तो 1000 ख्वाब होते हैं, इनको तो दुल्हन बनने का बहुत शौक होता है। और मैं अम्मा से कहती, मेरा ऐसा कोई शौक नहीं। ऐसे शौक, ऐसे ख्वाब इन लड़कियों के लिए होते हैं जिनके पास इनका बाप हो, भाई हो। मेरे जैसी लड़कियां जिन पर उनके घर की जिम्मेदारियां हो, वो ख्वाब देखना छोड़ देती हैं। मैं हारना नहीं चाहती थी, पर कभी कभी हम इतने बेबस हो जाते हैं कि हमारा दिल करता है कि कोई कंधा मुयस्सर हो जिससे लगकर आप अपना दुख कम कर सकें, उसको बता सकें कि हम कितनी तकलीफ में हैं। मुझे अब तो याद भी नहीं रहा कि आखिरी बार कब हंसी थी। मैं बहुत बदल चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर हंसती थी। बहुत से ख्वाब थे, सब टूट गए। अब तो चेहरे पर एक सख्ती आ गई थी। सब मेरे चिड़चिड़ेपन और गुस्से से वाकिफ थे, लेकिन इसके पीछे की वजह कौन जान सकता था। जिन तकलीफों से मैं गुजर रही थी वो सब मेरा रब जानता था। मेरे पास कोई हुनर भी नहीं था जिसके जरिए मैं पैसे कमा लेती। 2 दिन हो गए थे, घर से खाने को भी सब खत्म हो चुका था और अम्मा की दवाई भी खत्म होने वाली थी। ट्यूशन पर वहां बच्चों की वालदा से बात की तो उन्होंने कहा मेरे शोहर का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, वरना 2 माह की इकट्ठी फीस दे देती। मैं तो कुछ बोल भी न सकी, बस बच्चों को पढ़ाया और घर आ गई। इसी दौरान मैंने एक सुपर स्टोर पर इश्तेहार देखा जहां उनको काम के लिए लड़की की जरूरत थी। मैं अंदर चली गई। काउंटर पर मौजूद आदमी से जॉब का पूछा। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और एक आदमी को आवाज दी। मुझे तो बस जॉब करना था, कौन कैसा था क्या था मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी वहां पहले से 3-4 लड़कियां काम कर रही थी। दुकान का मालिक आ चुका था। वो एक अच्छा इंसान था। उसने 2-3 सवाल पूछे और कहा कल से काम पर आ जाना। मैं उनका शुक्रिया अदा करती और खुश होकर घर लौट आई। इस जॉब से मेरा कुछ बोझ कम हो गया था।
मुझे वहां नौकरी करते 3 माह हो गए थे जब एक दिन मैंने कुछ एडवांस ले लिया। मुझे जरूरत थी, घर आकर अम्मा को पकड़ा दिया कि संभाल के रखना। अम्मा बहुत खुश थी। मुझे कभी अम्मा ने नहीं कहा जॉब ना करो, खुद पर भी ध्यान दिया करो, शादी की उम्र हो चुकी है, क्यों इतना काम करती हो। लेकिन बस हसरत थी, यह कसक थी जो दिल में जन्म ले चुकी थी। मेरा दिल चाहता था कि अम्मा की गोद में सर रखकर अपने सारे गम भुला दूं, पर कुछ बातें बस काश बनकर रह जाया करती हैं। इसी दिन मेरा भाई घर आया। वो बहुत खुश था और अम्मा उसे देखकर बहुत खुश थी। बार बार इसका माथा चूम रही थी और अम्मा ने मेरे लाए पैसे भाई के हाथ पर रख दिए। कहने लगी इतने अरसे बाद घर आए हो, जरूरत पड़ सकती है। और जब मैंने कहा अम्मा ये मेरे पैसे हैं, तो भाई ने कहा 4 पैसे क्या कमाने लगी, बहुत पैसा पैसा करने लगी हो, खुद जो मेरे घर में रहती हो इसका हिसाब कभी आकर मांगा मैंने कहा भाई मैं बहन हूँ आपकी, जितना हक इस घर पर आपका है मेरा भी उतना है। और अम्मा ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया कि इतने अरसे बाद मेरा बेटा घर आया है और तुम इससे बहस कर रही हो, और पैसे भाई के हाथ से पकड़कर मेरे मुंह पर मार दिए कि लो पकड़ो अपने पैसे। मुझे अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई थी। मैं इस वक्त इतनी तकलीफ में थी कि घर से निकल गई और अपने बाप की कब्र पर बैठकर रोती रही। मेरी माँ एक बार भी मुझे देखने नहीं आई। जवान बेटी है, इस वक्त कहाँ गई होगी। मैं इस रात कई घंटे अपनी बाप की कब्र पर बैठी बच्चों की तरह रोती रही। काश बाबा आप मुझे अपने पास बुला लेते। ये तकलीफ, मेरा सब्र, मेरा बर्दाश्त खत्म कर चुके थे। मैं दिन रात अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कर रही थी, जलील हो रही थी और उन्हें सिर्फ बेटे का ख्याल था। दिल में बहुत से शिकवे थे पर मैंने चुप साध ली। और जब घर आई अम्मा सो चुकी थी और भाई घर से फिर जा चुका था। किसी को भी मेरा ख्याल नहीं आया था। इस वक्त एक तलख मुस्कुराहट मेरे लबों पर आई और सहन में चारपाई बिछाकर आसमान को देखती रही। कब आंख लगी पता ही न चला। सुबह मामूल के मुताबिक दुकान पर जाने की तैयारी की। अचानक से दुकान का मालिक हद से ज्यादा मेरा ख्याल करने लगा। मुझे उसकी मेहरबानियां, उसकी मीठी जुबान बहुत कुछ कहती। मैं चुप थी, मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम बहुत परेशान रहती हो, ऐसे करो अपनी परेशानी मुझसे शेयर किया करो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बता सकती हो, चाहो तो कभी वापस मत करना, बस मुझे खुश करना सीखो जैसे बाकी सब लड़कियां करती हैं। और इस बात का मतलब मैं अच्छे से समझ गई थी। वहां बहुत सारे लड़के भी काम करते थे। मुझे कई बार हर किसी ने लालच देने की कोशिश की। वहां कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे, और जो अच्छे थे वो भी मेरी तरह बस खामोश तमाशाई थे। मैंने इनको कहा सर मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, पर उन्होंने कहा बेटी की उम्र की हो, बेटी तो नहीं, मुझसे बना कर रखोगी तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। और इस वक्त मैंने एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे पूरी दुकान में खामोशी छा गई और मैं वहां से हमेशा के लिए आ गई थी। कई दिन ऐसे गुजरे। अम्मा ने काम पर जाने का पूछा तो मैंने कह दिया, निकाल दिया उन लोगों ने। अम्मा कहती तुम इनकी मिन्नत करती, क्या जरूरत थी उनसे बहस करने की, जरूर तुमने कुछ किया होगा। मैं चुप रही। कुछ दिन ऐसे गुजरे। अम्मा रोज घर से चली जाती और खुश खुश घर आती, और एक दिन मेरे लिए शादी के जोड़े लेकर आई। भाई भी बहुत खुश घर वापस आया था और ढेर सारे पैसे मुझे पकड़ा कर कहने लगा जो दिल करे खरीद लो। मैं बहुत हैरान हुई। अचानक से भाई के पास इतने पैसे और उसका लहजा भी इतना बदला हुआ। मैं पूछने लगी कहाँ से आए। कहता बस तुम्हारी वजह से हमारा नसीब बदल गया है। अम्मा भी बहुत खुश थी और बार बार मेरा माथा चूमने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अम्मा ने कहा कि सुबह कुछ लोग आएंगे मंगनी की अंगूठी पहनाने, अच्छे से तैयार हो जाना। और दोनों माँ बेटा मुझे हैरान छोड़कर कमरे में चले गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से मेरा रिश्ता कहाँ तय कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। रात को अम्मा से पूछा तो कहने लगी एक सुनार है, दूसरे शहर से आया है और हमारे शहर में दुकान उसकी है, तुम्हारे भाई का दोस्त है, उसने तुम्हें देखा कहीं तो रिश्ता भेज दिया। मैंने फौरन हाँ कर दी। बहुत अच्छे लोग हैं, तुम वहां राज करोगी, बहुत बड़ा खानदान नहीं है। मैंने कहा अम्मा पर हम अचानक से शादी कैसे कर सकते हैं, आपका क्या होगा और भाई इसके पास पैसे कहाँ से आए। तो अम्मा ने कहा उसने भी कोई काम शुरू किया है, तुम परेशान ना हो, बस शादी की तैयारी करो। मेरे लिए अचानक से ये सब हैरान कुन था। मेरी मंगनी हो गई। मेरी नंद कहने लगी भाभी अब बस जल्दी से हमारे घर आ जाएं। हमारा भाई तो शादी के लिए मानता नहीं था, कहता मैं कभी शादी नहीं करूंगा, पर आपको देखते ही फौरन शादी के लिए मान गया। मुझे खुश होना चाहिए या नहीं, पर अजीब सा डर लग रहा था। इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में खुशी आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब ख्वाब हो
और मैं अभी जाग जाऊंगी तो सब खत्म हो जाएगा। भला मेरी किस्मत इतनी जल्दी कैसे मुझ पर मेहरबान हो सकती थी। अम्मा भाई सभी खुश थे और मैं भी खुश रहने लगी। हमारे घर के हालात बहुत बदल चुके थे। अब तो वो रिश्तेदार भी हमारे घर आने लगे थे जिन्होंने इतने सालों हमसे कोई राब्ता नहीं रखा था। भाई ने अम्मा को मेरी दोस्त हिना का रिश्ता लेने भेजा तब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मेरा भाई हिना को पसंद करता और उसे तब बालियां चोरी करके दी थी। मैंने अम्मा को सारी बात बताई तो अम्मा ने कहा, तुम कुछ मत कहो, बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा अब घर आने लगा है। इसकी खुशी जिसमें है मैं वही करूंगी, तुम चुप रहो। एक माँ के लिए उसकी औलाद तो बराबर होती है, वो सबसे एक जैसा प्यार करती है। पर मेरी माँ को बस भाई से प्यार था, इसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनती थी। शायद बेटा था इसीलिए मुझसे ज्यादा उसे अहमियत देती। मेरी तो किसी कुर्बानी को किसी ने कुछ नहीं जाना। मैंने इन चंद सालों में क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था। मेरी शादी की तारीख रख दी गई। अब अक्सर हमारी फोन पर बात हो जाती। वो कहता, जिस दिन से तुम्हें देखा उस दिन तू मेरे लिए खास बन गई और रिश्ता भेज दिया। चाहे जाने का एहसास बहुत खूबसूरत होता है। मैं जो अपनी जिंदगी से हार चुकी थी, इतनी खुशी पाकर फिर से जीने लगी थी। मेरी शादी हो गई। सब मेरी किस्मत पर हैरान थे। एक गरीब लड़की का रिश्ता इतने बड़े घर में कैसे हो गया। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता। पता नहीं कौन सी ऐसी नेकी थी जो मेरे काम आ गई थी। मेरी नंदे हमारे साथ आकर रहने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा कि भाई है इनका। हर रोज इनकी डिमांड्स बढ़ती जाती और मेरा शौहर पूरा करता जाता। मैं बहुत कहती, इतना पैसा क्यों जाया करते हैं, इन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मेरा शौहर कहता, मैं आज जिस मुकाम पर हूँ इन लोगों की वजह से हूँ, अपनी माँ की वजह से हूँ। तुम कुछ नहीं जानती। पर इसके लहजे में एक तलखी महसूस होती और मुझे लगा जैसे कुछ है जो मेरा शौहर मुझे बताना नहीं चाहता। मेरी नंद मुझे तंग करने लगी थी। कहने लगी, जब से तुम हमारे भाई की जिंदगी में आई हो हमसे उसे दूर कर दिया है। अब वो हमारी कोई बात नहीं सुनता बल्कि अपना काम छोड़ देना चाहता है। और मैंने कहा, कौन सा काम? मेरी नंद ने कहा, बहुत खूब, जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। मैंने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और तभी मेरी नंद का शौहर आगे बढ़ा। कहने लगा, तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है? इसके साथ एक लड़का भी खड़ा था और मेरी नंद का शौहर कह रहा था, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे कहने पर हमें पैसे देने से इनकार कर दिया। मुझे हैरत हुई, ये सब क्या हुआ? आज तक उसने हमें इनकार नहीं किया था। तुम सारे फसाद की जड़ हो। मैंने कहा, भाई आपका कोई हक नहीं बनता मेरे साथ ऐसा सलूक करें। मेरी नंद मुस्कुराने लगी और तभी मेरा शौहर घर में दाखिल हुआ तो मेरी नंद भागती हुई उसके पास गई। कहने लगी, अच्छा हुआ तुम घर आ गए। देखो तुम्हारी बीवी तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या गुल खिला रही है। और मेरी नंद का शौहर इस लड़के को भी मारने लगा जो उन्हीं के साथ मिला हुआ था। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं समझ ही न सकी। मेरा शौहर मेरी तरफ देख रहा था और मैं बोलने की सकत खो चुकी थी। मुझे लगा मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा। मैं तो खुद को बहुत खुश नसीब समझने लगी थी जिसको इतना अच्छा शौहर मिला था, जिसने मेरी जिंदगी की सारी कड़वाहट खत्म कर दी थी, जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था, जो हर कदम पर मेरा साथ दे रहा था। अभी तो शादी को चंद माह हुए थे पर मेरे शौहर ने कहा, मुकद्दस मेरी बीवी है और अपनी बीवी को मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर आप मेरे बहनोई ना होते तो कब का आप लोगों का मुंह तोड़ चुका होता। और मेरे शौहर ने मुझे कहा, तुम्हारे मैके जाना है, इमरजेंसी है, अंदर से अपनी चादर ले आओ। मैं अपने शौहर की बात सुनकर बहुत खुश हुई। एकदम से मेरी नजर में मेरे शौहर का मुकाम बुलंद हो गया था। मैं मुस्कुरा रही थी पर मैके जाने वाली बात ने हैरान कर दिया। और जैसे अपने मैके पहुंची देखा कि घर मेहमानों से भरा पड़ा है और ये देखकर मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ कि मेरी माँ वफात पा चुकी थी। भाई ने कहा, अम्मा तुम्हें बहुत याद कर रही थी, माफी मांग रही थी, पर जब तक मैं तुमसे राब्ता करता अम्मा इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी। एक के बाद एक सदमा मिल रहा था। अभी चंद मिनट पहले कितनी खुश थी कि मेरा शौहर मुझ पर इतना एतबार करता है और दूसरे ही पल मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का मुर्दा वजूद पड़ा था। अम्मा को गए चंद दिन गुजरे थे। मैं मैके में ही थी जब मेरी भाभी हिना ने कहा, बहन अब अपने घर चलो, बहुत दिन रह लिए, तुम्हारे रोने धोने से हमारे घर का माहौल खराब होता है। मेरे शौहर ने मेरी भाभी की बात सुन ली। उन्होंने कहा, आपको ऐसी बात जेब नहीं देती, जिसका खा रही हैं उसी को बातें सुना रही हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई पर मैं अपने ससुराल आ गई जहां नंदे अपने घरों को जा चुकी थी। जो कुछ हुआ सब कुछ भूल चुकी थी।
जिंदगी मामूल पर आ गई थी। मेरा शौहर सुनार था और कुछ दिनों से जैसे घर वापस आता तो एक बैग लाता और उसे कोने वाली अलमारी में रखकर अलमारी पर ताला लगा देता और रात बार बार उठकर अलमारी को देखता। मैं पूछती तो घबरा कर कहता इसके अंदर कीमती सामान है, लेकिन मुझे भी अलमारी के पास न जाने देता। जब एक दिन इस अलमारी का ताला खुला रह गया, मैं बंद करने लगी तो बैग नीचे जमीन पर गिर गया। मैंने तजस्सुस के मारे जल्दी से वो बैग निकाला, लेकिन जो ही इसे खोला सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि इसके अंदर मंशियात थी। और तभी मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ और आगे बढ़कर भागकर मेरे हाथ से पकड़ लिया। मैंने कहा क्या है ये सब, और आप तो सुनार हैं, पर ये सब कहाँ से आया? तब मेरे शौहर ने कहा कुछ नहीं, किसी का बैग दुकान पर रह गया था, उसे वापस कर दूंगा। मैंने कहा रोज ही किसी ना किसी का बैग रह जाता है, आखिर आप सच क्यों नहीं बता देते? पर वो खामोश रहा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा इतना मैं जान चुकी हूँ कि आप ड्रग्स का कारोबार करते हैं, पर अब मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं आज ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। और जैसे दरवाजे की जाने बढ़ी, मेरे शौहर ने रास्ता रोक लिया। कहने लगा मुक़द्दस, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इतने रिश्ते होने के बावजूद तुम वाहिद हो जिसने मुझे सही गलत का बताया, जिसे अपना समझता हूँ। मैं ये सब काम शौक से नहीं करता। जब मैं 14 साल का था तो मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। मेरी माँ एक दुकान पर काम करने लगी। वो शख्स अच्छा नहीं था, उसने मेरी माँ पर बुरी नजर रखी हुई थी। और एक दिन जब जबरदस्ती करने लगा तो मेरी माँ के हाथों वो शख्स मर गया और मेरी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। जब रिक्शा चलाने वाला मुझे एक अड्डे पर ले गया और मुझे मुख्तलिफ बैग्स मुख्तलिफ शहरों और जगहों पर देने का कहा, और इसके बदले मुझे पैसे मिलते, और इन्हीं लोगों ने मेरी माँ को रिहा करवा दिया। इन लोगों का मुझ पर बहुत एहसान था, पर तब मैं जानता नहीं था कि ये काम क्या है। और जब इस बैग को खोल कर देखा तब सारी हकीकत जान गया। मेरे घर वाले जानते थे मैं क्या काम करता हूँ, पर किसी ने मुझसे कभी सवाल अगर नहीं किया। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीना पड़ता है, कौन सही है कौन गलत कोई नहीं देखता। और मैं इस काम में बहुत आगे निकल गया और सुनार बनकर ड्रग्स का धंधा करने लगा। वो लोग मुझे बैग देते हैं और मैं ये आगे सप्लाई करता हूँ। इस काम को छोड़ देना चाहता था, पर जब एक दिन एक सुपर स्टोर पर तुम्हें नौकरी करते देखा और तुमने इसी दुकान के मालिक को थप्पड़ मारा तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी बहादुरी और खुददारी देखकर मुझे हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता। और फिर मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा तो तुम्हारे भाई और वालदा ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं तो ड्रग्स का काम छोड़ देना चाहता था, पर फिर से फंस चुका था। जैसे भी करके वो पैसे तुम्हारे घर वालों को दिए और फिर कहीं जाकर तुमसे शादी हुई। मैं बुरा नहीं हूँ, वक्त और हालात ने मुझे ऐसा बना दिया है। हर बार सबकी जरूरियात पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं आज भी ये सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो, मेरा कोई भी नहीं है। अगर तुम भी चली गई तो मैं जी नहीं सकूंगा। मैं अपनी जिंदगी से बहुत थक गया हूँ, अपनी माँ की बहनों की जरूरियात पूरी करते करते। माँ ने मरने से पहले कहा था कि अपनी बहनों को कभी किसी चीज की कमी मत होने देना। मैंने उन्हें हर चीज दी, पैसा दौलत घर सब कुछ। पर इन्हीं की तरह इनके ससुराल वाले भी लालची हैं। अब जब पैसे मांगे तो इनकार कर दिया, जिससे वो तुम्हें कसूरवार समझने लगे। और मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, पर मुझे एक मौका दे दो। मेरा शौहर जिस तकलीफ में था, इस अजियत को मैंने भी बर्दाश्त किया था। मेरे अपनों ने भी तो मेरे साथ यही किया था, मुझे बेच डाला था चंद कागज के टुकड़ों की खातिर। मैंने अपने शौहर से कहा मुझे माफ कर दें, मैं बहुत गलत थी, आपने तो मुझे खरीदा है, मैं तो गुलाम हूँ आपकी। और वो रोने लगा था, कहने लगा ऐसा नहीं है, मैं मजबूर था। अगर मैं ऐसा न करता तो कभी हमारी शादी नहीं हो सकती थी। मैं फूट फूट कर रोती थी। मुझे अपने शौहर को एक मौका देना था, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी। दुनिया में मियाँ बीवी का रिश्ता वाहिद रिश्ता होता है जो सारी उम्र साथ रहता है। मैंने अपने शौहर को माफ कर दिया और इसके बाद मेरे शौहर ने पुलिस को इन्फॉर्म करके वो गैंग पकड़वा दिया था और खुद 1 साल की जेल काट कर आया। और फिर हमने वो शहर वो मोहल्ला हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा शौहर अब टैक्सी चलाता है। कभी गलत रस्तों पर चलकर हराम को मुंह मत लगाएं। सब कुछ इसी दुनिया में रह जाना है, जो हमारे साथ जाना है वो हमारे अमाल हैं, और इसका हिसाब भी हमने खुद देना है। जिनकी खातिर हम हराम कमाने लगते हैं वो सब तो हमें भूल जाएंगे, हिसाब तो हमने देना है। इसीलिए कम खाएं पर हलाल खाएं।